How current appointment procedure of chief election commissioners challenges to free and fair elections in India. The Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment condition of service and team of office bill 2023 was the first law enacted by Parliament under Article 324(5) of Constitution. Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment condition of service and term of office bill 2023 ये इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया पहला लॉ है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोसीजर को फिक्स करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंडर ये एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। दिस लॉ डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ये लॉ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा इससे रिलेटेड प्रोविजन प्रोवाइड करता है। This law was made in response to a Supreme Court order of March 2023, according to which the Chief Election Commissioner and Election Commissioner should be appointed on the basis of a recommendation made by a high-power committee comprising the PM, Leader of Opposition in the Lok Sabha, and CJI. ये जो लॉ मेड किया गया है वो 2023 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के बाद ये लॉ पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में ये डिमांड किया था कि एक लॉ बनाया जाए जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक हाई पावर कमेटी जो कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा एंड सीजीआई के द्वारा रिकमेंड किए गए मेंबर के थ्रू सीईसी एंड ईसीएस का इलेक्शन किया जाए। इट मीन्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया था कि एक हाई पावर्ड कमेटी होना चाहिए जिसमें पीएम, लीडर ऑफ ओपोजिशन एंड सीजीआई होने चाहिए और ये कमेटी रिकमेंड करेगी कि किस मेंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बनाया जाएगा। दिस वॉज टू बी एन एंट्री मेजर अंटिल पार्लियामेंट मेड अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट। जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती तब तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। ओल्ड सिस्टम ऑफ प्रोसीजर। In the past, the Chief Election Commissioner and other election commissioner were always appointed by the President of India on the recommendation of Prime Minister. Old procedure में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता था वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर किया जाता था। Old system affected the impartiality of Election Commission of India, which is constitutionally tied with conducting election in a free and fair election. ओल्ड सिस्टम कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इम्पार्शलिटी को इफेक्ट करता है बिकॉज यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट जिस मेंबर को इलेक्ट करता था एज ए इलेक्शन कमिश्नर उसको लेकर इम्पार्शलिटी से रिलेटेड वहाँ पर क्वेश्चंस रेज हुए थे। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू कंडक्टिंग इलेक्शंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कंडक्ट कराने से रिलेटेड क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज वेस्टेड द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल फॉर दीज इलेक्शंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गिवन किया है और इसके लिए इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई अंडर आर्टिकल 324। इट मीन्स इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करे एंड इलेक्शंस कंडक्ट कराए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए प्रोविजन किया गया है। Plenary power for effectively discharging this responsibility have also been conferred on this body. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास और भी कुछ पावर्स हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्जिंग करने के लिए। बहुत सारी पावर्स इसको गिवन की गई हैं। हाउ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड नाउ। करंट में इलेक्शन कमिश्नर्स किस तरह से अपॉइंट किए जाते हैं। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट से दैट द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्ट कमेटी। सेक्शन 7 एक्ट का कहता है कि प्रेसिडेंट
जिस पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करेगा, वो सेलेक्ट कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही ऐसा होना चाहिए। इट मीन सिलेक्शन कमेटी जिन पर्सन्स के नेम यहाँ पर रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट के लिए, उसी पर्सन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर नॉमिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट पर्सन्स रिकमेंडेड बाय द सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी ने जिस मेंबर को रिकमेंड किया, प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो उसको एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करे। Thus, the select committee has the final say on who should be appointed the chief election commissioner and other election commissioner. सिलेक्शन कमीशन के पास इसका मीनिंग ये हुआ कि सिलेक्शन कमीशन कमेटी के पास फाइनल से है कि वो किस पर्सन को सीईसी या ईसीएस अपॉइंट करना चाहते हैं। वाई न्यू लॉ चैलेंज इन कोर्ट, न्यू लॉ कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया? Although the government made the new law as per the direction of the court, in the committee it replaced the CJI with the cabinet minister to be nominated by Prime Minister who chaired the 3-member committee. Because जो selection committee जो ये अपॉइंट की जाती है, इसमें सीजीआई को सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड किया था, बट करंट लॉ के अंदर सीजीआई को यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ रिप्लेस किया गया है, और कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और ये जो सिलेक्शन कमेटी होता है 3-member कमेटी है। मेंबर्स इन सिलेक्शन कमेटी अंडर न्यू लॉ पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन। करंट में सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर, कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, ये 3 मेंबर इसके पार्ट है। न्यू लॉ प्रोवाइड्स फॉर अ सर्च कमेटी headed by law minister and 2 senior bureaucrats in the union government, which will prepare a list of 5 persons for the committee to consider. न्यू लॉ के अंदर एक सर्च कमेटी का भी प्रोविजन किया गया है। सर्च कमेटी जो कि लॉ मिनिस्टर के द्वारा हेडेड की जाएगी, एंड 2 सीनियर ब्रोक्रेट्स भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं, और सीनियर ब्रोक्रेट्स जो होंगे यूनियन गवर्नमेंट के होंगे। इस कमेटी के द्वारा 5 पर्सन्स के नेम यहाँ पर प्रपोज किए जाते हैं। इन्हीं 5 पर्सन्स के नेम यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के पास फॉरवर्ड किए जाते हैं। सिलेक्शन कमेटी इनमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको अपॉइंट किया जाएगा, उस नेम को प्रेसिडेंट के लिए फॉरवर्ड करते हैं। इन रिसेंट अपॉइंटमेंट द नेम ऑफ पर्सन्स फाउंड एलिजिबल बाय द सर्च कमेटी हैव नॉट बीन मेड पब्लिक। रिसेंट अपॉइंटमेंट जो भी किए गए हैं सर्च कमेटी के द्वारा, कौन कौन से नेम फाउंड किए गए थे एलिजिबल पर्सन्स के, वो पब्लिक नहीं किए जाते हैं, जो कि एक इशू बना हुआ है। Violate the direction of 5-judge bench of the Supreme Court. This law has been challenged on the ground that the provision relating to the composition of the selection panel violate the direction of the 5-judge bench of the Supreme Court. Because Supreme Court के 5-judge bench के द्वारा जो डिसीजन आया था, उसमें एक ऐसा सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर प्रपोज किया गया था जिसमें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड होने चाहिए, बट न्यू लॉ के अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, एंड उसकी जगह पर कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है, जो कि 5-judge बेंच के डायरेक्शन का वायलेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वॉज हेडेड बाय जस्टिस के.एम. जोसेफ रिटायर्ड। ये जो 5-judge बेंच का जो डायरेक्शन उस टाइम पर गिवन किया गया था, इस बेंच को लीड किया था जस्टिस के.एम. जोसेफ ने। Now that the law on the appointment of the chief election commissioner and the election commissioner has come up for hearing in the court. अब इससे रिलेटेड कोर्ट के अंदर हियरिंग की जानी है। There are certain constitutional issues which need to be highlighted for a proper perspective in the matter of appointment of these high constitutional authorities. इससे रिलेटेड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं जिन्हें हाईलाइट करंट में न्यूज में हम देख सकते हैं, हाईलाइट किया जा रहा है। और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पब्लिक के अंदर रेज हो रहे हैं। व्हाट आर इन्फॉर्मेटिव इन लॉ, करंट के लॉ में क्या क्या इन्फॉर्मेटिव है। न्यू लॉ क्रिएट अ मेजोरिटी इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। न्यू लॉ जो बनाया गया है ये मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट के फेवर में है। द मोस्ट सीरियस इन्फॉर्मेटिव इन दिस प्रोविजन इज दैट द लॉ इटसेल्फ क्रिएट अ मेजोरिटी इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। दिस कमेटी कैन सेलेक्ट ओनली अ पर्सन whom the government favor। बिकॉज जो अभी न्यू लॉ के अंदर जो कमेटी है, इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं ये गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन टेकिंग कर सकते हैं। बिकॉज इस कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, जो कि
मेजॉरिटी मेकिंग करते हैं। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस 3 मेंबर कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, बट इसको रिमूव कर दिया गया है। चेयरपर्सन नॉमिनेट वन ऑफ द मेंबर, बिकॉज इस कमेटी का जो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसको एक मेंबर को नॉमिनेट करने की पावर दी गई है। इट मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऐसे मेंबर को अपॉइंट करेगा जो कि गवर्नमेंट का है। इस वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट का मेजोरिटी इस कमेटी के अंदर शो होता है। अनदर सीरियस इन्फॉर्मेटिव इज दैट द चेयरपर्सन नॉमिनेट वन ऑफ द मेंबर, नेमली द कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट करता है वो प्राइम मिनिस्टर को ये पावर मिला हुआ है इस न्यू एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि नहीं होना चाहिए था। So thanks for watching this